फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जौहरी पाठशाला। दिस इज अमित सर। आज हम जो वीडियो सीरीज लेके आए हैं, आज से मैं पूरी एक सीरीज डालूंगा टिल February इन कीपिंग माइंड द एस्पिरेंट्स हु आर गोइंग टू अटेम्प्ट द February जी मेन। ये स्पेशली उनके लिए होगा। इसमें मैं हर एक चैप्टर ऑफ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स को न्यूमेरिकल के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अल्टीमेटली अब हमारा रिव्यू टाइम आ गया, हमारा रिवीजन टाइम आ गया है। 1 मंथ के बाद हमें अपना पहला अटेम्प्ट को अटेंड करना है, तो काफी फ्रेश माइंड से जाइए और काफी सारे जो थिंकिंग टूल्स होते हैं उनको लेके जाइए कि कैसे कैसे चैप्टर्स के न्यूमेरिकल में कैसी कैसी थिंकिंग स्किल की जरूरत पड़ेगी। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि जितना न्यूमेरिकल आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उनसे आप कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करें, उनसे आप कुछ सीखें। देन ओनली यू विल गेट बेनिफिटेड। नहीं तो 1000 न्यूमेरिकल सॉल्व करके हर बच्चा जाता है, बट वहां पे जाके कंफ्यूज क्यों हो जाना है? क्योंकि वहां पे उसने जब वो प्रैक्टिस कर रहा था न्यूमेरिकल से कंक्लूजन ड्रॉ नहीं किए हैं। तो आपको बहुत इंपॉर्टेंटली कंक्लूजन ड्रॉ करने हैं, ठीक है। चलिए, ये जो मैं पहला न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहा हूं, जो बोर्ड पे आपके सामने नोट है, ये जनवरी अटेम्प्ट 2020 में आया था। अब इसमें बोला गया था कि एक 2 प्लेट्स हैं जिनका एरिया ए है और वो डी डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। उनके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट किया गया है जो उसको फुली कवर कर रही है, और उस डाइलेक्ट्रिक का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो मुझे x के फंक्शन में दे रखा था, k इंटू 1 प्लस एल्फा एक्स, और एक कंडीशन भी दी थी अल्फा इंटू डी इज मच मच लेस देन 1। अब मैं इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले उस स्टूडेंट की मेंटेलिटी देखूंगा जब वो एग्जाम हॉल में बैठा होगा और इस न्यूमेरिकल को फेस किया होगा। तो अगर आप थोड़े से भी क्लेवर होंगे तो आपको एक चीज समझ में आ जाती है, क्योंकि जी मेन में मैथमेटिक्स तो आप सब इक्विप्ड हो जाते हैं, कि कभी भी कोई चीज फंक्शन के रूप में दी जाती है तो फर्स्ट थिंग कम्स इन माइंड इज वी हैव टू यूज कैलकुलस। अब हमें इसको कैलकुलस से सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसमें हमें फाइंड करने के लिए बोला गया था इसका कैपेसिटेंस। तो हमने कैपेसिटेंस डायरेक्टली ना निकालते हुए हम इसको डेरिवेशन की फॉर्म में चलते हैं कि कहीं ना कोई मिस्टेक नहीं हो जाए हमसे। तो हमने देखा कि जब हम पैरेलल प्लेट का डेरिवेशन करते थे तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड से शुरू करते थे, तो हम उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे। यहां पर भी हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे। तो सबसे पहले मैंने देखा, क्योंकि वी नो दैट कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनके बीच में किसी भी पॉइंट पे आप लोगे वो उस पर डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती है, वो इन दोनों के बीच में किसी भी पॉइंट पे सेम रहती है। तो हमने देखा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो आती है हमारी सिग्मा अपॉन के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, है ना। के मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, लेकिन यहां पर मैं के की जगह क्या लिखूंगा? के एक्स, क्योंकि मुझे के एक्स की फॉर्म में दिया हुआ है। तो ये मैंने निकाला इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दीज 2 प्लेट्स, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों में कहीं पर भी बिल्कुल सेम रहती है, ठीक है। अब यहां से हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आया है तो एज पर द डेरिवेशन मुझे एक पोटेंशियल डिफरेंस भी मिलता है इन दोनों के बीच में। तो वो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते थे हम? वी नो दैट V इज इक्वल टू E इंटू द डिस्टेंस। अब हम एक छोटा सा प्लेट यहां पर एज्यूम कर लेते हैं। ये हमारा एक छोटा सा प्लेट है एट ए डिस्टेंस ऑफ dx, क्योंकि अभी मैंने बताया आप कैसे सोचोगे ये प्लेट एज्यूम करना है। क्योंकि हमने सबसे पहले क्या बात किया था कि मैथमेटिक्स का स्टूडेंट तुरंत देख के समझ जाता है फंक्शन में दिया हुआ है तो इंटीग्रेट या डेरिवेशन डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको एक dx का स्मॉल कंपोनेंट लेना पड़ता है, बिट नेचुरल है उसके लिए। तो हमने यहां पर एक स्मॉल प्लेट का कैपेसिटर बना लिया और उसके बीच का गैप हमने ले लिया dx। इलेक्ट्रिक फील्ड तो पूरे कैपेसिटर में किसी भी पॉइंट पे ले लो सेम है, तो इन दोनों के बीच में भी इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड हुई। तो इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? तो वो हमने निकाला दिस फॉर्मूला से। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस स्मॉल कैपेसिटर इज E इंटू द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट dx। E इंटू dx मेरा आ गया। तो मैंने यहां पर स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू यहां पर रख दिया E का।
तो मुझे मिला सिग्मा अपॉन के एक्स एप्सिलॉन नॉट इंटू डी एक्स। ये मुझे मिल गया पोटेंशियल डिफरेंस। अब अगर मुझे इस छोटे से प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंस मिला है स्मॉल डीवी, और अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस पूरा इन दोनों प्लेट के बीच का मिल जाए, तो उस पोटेंशियल को मैं क्या करूंगा, 4 से डिवाइड कर दूंगा, मेरा कैपेसिटेंस आ जाएगा। तो मैंने अभी क्या किया कि टोटल पोटेंशियल निकालने के लिए मैंने दोनों साइड को इंटीग्रेट कर दिया ऑन इंटीग्रेटिंग। तो जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो इंटीग्रेशन ऑफ डीवी तो वी हो जाएगा, और ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा अपॉन के एक्स की वैल्यू रखूंगा के इंटू 1 प्लस एल्फा एक्स इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू डी एक्स। अब इस इंटीग्रेशन के अंदर बहुत सारी चीजें कांस्टेंट है, और इंटीग्रेशन से हम उस कांस्टेंट को बाहर ले लेते हैं। तो सिग्मा कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है। तो सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट मैंने ले लिया बाहर, अंदर इंटीग्रेशन बचा डी एक्स अपॉन 1 प्लस एल्फा एक्स का। 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है ये, जिस हम सबको पता है, तो लॉग एक्स आएगा इसका इंटीग्रेशन, और ये जो कांस्टेंट है अल्फा वो डिवाइड में आता है इंटीग्रेशन में, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा। और ये इंटीग्रेशन की लिमिट रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां पे x जो जा रहा है वो 0 से लेके d तक आ रहा है, तो हम इसकी लिमिट रखेंगे 0 टू d। क्लियर है? तो 0 से d तक की लिमिट में मैंने इसको इंटीग्रेट किया, तो मेरा इंटीग्रेशन आ गया सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट लॉग ऑफ 1 प्लस एल्फा एक्स, और इंटीग्रेशन में जो x का कोफिशिएंट होता है वो मुझे डिवाइड में लाना पड़ता है, तो मैं यहां ले आया एल्फा। अब मैं इसकी लिमिट रखूंगा 0 टू d तक की। तो जब मैंने 0 से d तक की इसमें लिमिट रखी, तो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट इंटू एल्फा। जब x की जगह d रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, log 1 प्लस एल्फा d। 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, log ऑफ 1, वो वैसे ही 0 होता है, तो मेरा आ गया log ऑफ 1 प्लस एल्फा d। वैसे तो क्वेश्चन यहीं एंड हो जाना चाहिए था, लेकिन ऑप्शन इस तरह से नहीं थे, और इसलिए ये कंडीशन दी गई थी जो आप यहां लिखा हुआ देख रहे हैं, अल्फा d इज मच मच लेस देन a। मतलब एग्जामिनर जो था वो ये चाहता है कि आप इस लॉग को लॉगरिथमिक सीरीज की तरह से ब्रेकआउट करें, जो हम सबको पता है। तो मैं जब इसको ब्रेकआउट करता हूं तो मुझे मिलता है v इक्वल टू सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट इंटू एल्फा। लॉगरिथमिक सीरीज को ब्रेक करेंगे तो हमें मिलेगा अल्फा डी माइनस अल्फा डी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस अल्फा डी क्यूब अपॉन 3। इस तरह से ये प्रोसीड करता हुआ चला जाएगा आगे। दिस इज कॉल्ड लॉगरिथमिक सीरीज। अब इस लॉगरिथमिक सीरीज में अल्फा डी सब में कॉमन है, तो मैं अल्फा डी बाहर ले लेता हूं, और सिग्मा को मैं लिख लेता हूं Q अपॉन ए, के एप्सिलॉन नॉट एज इट इज। अल्फा डी जैसे ही मैं बाहर लूंगा, ये अल्फा इस अल्फा को काट देगा, सिर्फ डी बचेगा मेरे पास, है ना। और अंदर क्या रह जाएगा, 1 माइनस अल्फा डी बाय 2 प्लस अल्फा डी स्क्वायर बाय 3। इस तरह से ये चलता रहेगा सीरीज, ठीक है। अब यहां पर हमें इस कंडीशन को यूज करना है कि अल्फा इंटू डी 1 से बहुत कम है। तो अगर आप देखेंगे अल्फा इंटू डी अगर 1 से बहुत कम है, तो स्क्वायर के बाद की जितनी भी टर्म्स हैं वो सब नेग्लिजिबल आ जाएंगी एज कंपेयर टू 1। तो उन सारी टर्म्स को हम निग्लेक्ट कर देंगे, उन सब सारी टर्म को हम निग्लेक्ट कर देंगे, तो हमें v का इक्वेशन क्या मिल जाएगा, v इज इक्वल टू क्यू डी अपॉन ए के एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एल्फा डी अपॉन 2। ये हमारा लास्ट इक्वेशन आ जाता है। लेकिन हमें तो कैपेसिटेंस फाइंड करना है, तो कैपेसिटेंस क्या होता है, Q अपॉन V। कैपेसिटेंस क्या होता है, ये V को मैं यहां डिवाइड में ले जाऊंगा, Q को यहीं रखे रहने दूंगा, बाकी सब चीजों को उस साइड ट्रांसफर कर दूंगा।
तो मेरा आ जाएगा Q अपॉन V इज इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। जब मैं इसको उस साइड ट्रांसपोज करूंगा तो ये 1 प्लस एल्फा डी बाई 2 में कन्वर्ट हो जाएगा बाय द प्रिंसिपल ऑफ रैशनलाइजेशन। तो मैं इसको लिखूंगा 1 प्लस एल्फा डी बाय 2। सिंस Q अपॉन V C होता है तो मेरा आंसर आ गया भाई C का, जो इस क्वेश्चन में मुझे बोला गया था निकालने के लिए, K एप्सिलॉन नॉट A इंटू 1 प्लस एल्फा डी बाय 2 डिवाइडेड बाय D। ये आ गया मेरा फाइनल आंसर जो मुझे उस ऑप्शन में टिक करना था। ठीक है, तो दिस इज द वे वी ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन। अब इसी क्वेश्चन को अगर कोई चाहे तो वो दूसरे मेथड से भी कर सकता है। देखिए स्टूडेंट हैं आप, अब जब एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो एक पीयर प्रेशर आपके सराउंड में रहता है। जब आप क्लासरूम में होते हैं, जैसे अभी आप लेक्चर देख रहे हैं, तो आपको टीचर की थिंकिंग के साथ साथ चलते जा रहे हैं, लेकिन वहां पे आपके अंदर ये पिन पॉइंट कैसे आएगा कि यार मैं ऐसा करूं। तो स्टार्टिंग की 2 बेसिक चीजें तो आपके माइंड में आ जाएंगी कि यार ये फंक्शन के रूप में दिया है तो इसको इंटीग्रेट या डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। उसके लिए मुझे एक छोटा सा पहले सिलेक्ट करना पड़ता है सेक्शन, जैसे मैंने यहां dx कर लिया था। अब उसके बाद की चीजों में हो सकता है कोई इलेक्ट्रिक फील्ड के रास्ते से जाना ना चाहे, किसी को यह स्ट्राइक हो कि यार इसका डायरेक्टली कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं अपन। स्मॉल इस गैप का अगर मैं कैपेसिटेंस निकाल लूं और फिर मैं देखूं कि बाकी ऐसे ऐसे स्मॉल जो कैपेसिटेंस हैं वो सब सीरीज में जाते जा रहे हैं। सीरीज में जा रहे हैं मतलब मैं उन सबको ऐड करूंगा, मतलब मैं उनको इंटीग्रेट कर लूंगा। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, अगर कोई स्टूडेंट कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर से भी सॉल्व करना चाहे तो वो भी इजीली हो सकता है। फिर उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड से जाने की आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां पे मैंने एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया, ऐसे ही बहुत सारे स्मॉल कैपेसिटेंस जब मैं काटूंगा तो इस पूरे कैपेसिटेंस जो स्मॉल स्मॉल काटे हैं वो सब आपस में सीरीज में होंगे फ्रॉम 0 टू d डिस्टेंस तक, तो उससे भी इंटीग्रेट कर सकता हूं मैं। तो उस केस में भी यही करूंगा, मैं बस थोड़े से चेंजेस कर दूंगा कि मैं अब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं ले रहा हूं, मैं ले लूंगा आपका कैपेसिटेंस। और वो मैं कैसे करूंगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। ये मेरे टाइप से सॉल्यूशन था और ये मैंने इसलिए किया था क्योंकि स्टूडेंट को डेरिवेशन कई बार याद रह जाता है, तो अगर वो डेरिवेशन के थ्रू जाना चाहे तो भी जा सकता है, और अगर वो कॉम्बिनेशन के थ्रू जाना चाहे तो भी जा सकता है। तो इस स्मॉल का कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू के एक्स इंटू ए बाई डी एक्स। यही होगा ना, एप्सिलॉन नॉट के ए बाई डी होता है। के की जगह यहां के एक्स दे रखा है, जो डायरेक्ट्रिक है वो एक्स का फंक्शन है। ये इसका कैपेसिटेंस आया। लेकिन जब हम सीरीज में सबके कैपेसिटेंस निकालते हैं तो वहां पर हमें मिलता है 1/c की फॉर्म में। तो 1/c की फॉर्म में अगर मैं इसको देखूंगा तो ये हो जाएगा dx अपॉन एप्सिलॉन नॉट a इंटू के एक्स। और जब मैं के एक्स की वैल्यू रखूंगा तो ये आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट a इंटू 1 प्लस एल्फा एक्स इंटू के। अब आप चाहो तो डायरेक्टली 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 इसको आप ना करते हुए इंटीग्रेशन की फॉर्म में कर दो, तो अल्टीमेटली फिर आप इसका इंटीग्रेशन करोगे 0 से d की फॉर्म में, और उसके बाद का सॉल्यूशन पूरा यहां पर आपके लिए सेम है। इंटीग्रेशन में आपको लॉग मिलेगा, लॉग को लॉगरिथमिक सीरीज से आप ब्रेक करेंगे, आपका आंसर फिर यही आ जाएगा। तो इस न्यूमेरिकल को आप 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। इस न्यूमेरिकल से आपने क्या सीखा कि कई बार होता है डाइलेक्ट्रिक स्लैब, जो कॉमन न्यूमेरिकल होते हैं कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालेंगे k टाइम्स हो जाएगा, उसी को इस न्यूमेरिकल में थोड़ा सा आपकी थिंकिंग को चेक करने के लिए दिया गया कि आपको यह पता है कि ऐसा कर सकते हैं, हाउ टू यूज इंटीग्रेशन, क्योंकि इंटीग्रेशन सबने पढ़ा हुआ है। तो ये क्वेश्चन ने आपके 2 कॉन्सेप्ट चेक किए। एक तो सिंपल न्यूमेरिकल में देखा कि आपको पता है k टाइम्स, अब आपको यह देखना था कि आप कितने अच्छे प्रोग्रामिंग हैं कि अगर ये सारे कैपेसिटर को लेके जाएंगे तो हाउ वी सॉल्व विद द हेल्प ऑफ द इंटीग्रेशन। तो ये थोड़ी सी क्रिटिकल प्रॉब्लम बन जाती है। ठीक है जी, कई लोगों को लॉगरिथमिक सीरीज नहीं पता होगी तो भी इस न्यूमेरिकल में अटक जाएंगे। वो 3-4 टेस्ट लिए हैं उसने इस क्वेश्चन में आपके। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। मैं इसको रब कर देता हूं और अब आते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल
इस सीरीज के, इस पूरी सीरीज में आपको जो भी मैं रिवीजन कराऊंगा क्वेश्चंस के थ्रू, उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंक्लूजन्स, और हम कैसे अटेंड करें सर, हमें कैसे पिन होगा कि अच्छा ऐसा करना चाहिए। देखिए 2 साल से या 2.5 साल से या 3 साल से या कोई 1 साल से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप में बेसिक चीजें तो आ चुकी होती हैं। अब उसको एप्लीकेशन में कैसे लाना है, तो क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करनी है, वो भी आप यहां देखें। इस पूरे वीडियो में मैं आपके क्वेश्चंस के थ्रू अप्रोच, कॉन्सेप्ट कौन सा लगेगा, कैसे स्टार्ट करें, और कोई ऑल्टरनेटिव वे है इसको सॉल्व करने का, वो मैं सब डिस्कस करूंगा। वीडियो में एंड तक देखें। अब मुझे सेकंड न्यूमेरिकल दिया हुआ था, उसमें एक कैपेसिटर बनाए हुए थे कॉम्बिनेशन में। ये बना दिया था 2 म्यू फैराड का, ये बना दिया था 6 म्यू फैराड का, इस वाले में एक बैटरी लगा दी थी 10 वोल्ट की, ये बैटरी थी 10 वोल्ट की। फिर यहां आए तो यहां 4 म्यू एफ का कैपेसिटर लगा दिया था, और इस सर्किट में भी एक बैटरी लगा दी थी 20 वोल्ट की। अब मुझसे पूछा था फाइंड द चार्जेस इन ईच ऑफ दीज कैपेसिटर, 1 2 3, इन कैपेसिटर्स में आप चार्जेस निकालिए। अब ऐसे सर्किट सॉल्व करने के लिए हमारे पास अगेन 2 वे होते हैं। पहला वे होता है बाय द मेथड ऑफ जीरो पोटेंशियल। ठीक है जी, सबसे पहले मैं आपको जीरो पोटेंशियल से करके दिखाता हूं, फिर मैं अपना वाला मेथड आपको बताऊंगा। तो जीरो पोटेंशियल में आप क्या करते हैं, दोनों मेथड बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जितने ज्यादा मेथड आप अपने माइंड में लेके जाएंगे, वहां आपको कौन से न्यूमेरिकल में क्या जरूरत पड़ जाए ये आपको पता नहीं है। तो अपना हर वेपन अपने साथ में लेके चलिए। तो न्यूमेरिकल से सीखना मतलब उससे वेपन इकट्ठे करना है, आपको थिंकिंग बनानी है, कहां से पिन करना है न्यूमेरिकल को, कैसे करना है। तो जीरो पोटेंशियल मेथड में क्या होता है, हम जो पॉजिटिव पोटेंशियल है ना, जैसे मान लो ये पॉइंट का, तो हम इसको बोल देते हैं भैया ये 10 वोल्ट है और ये 0 वोल्ट, मतलब नेगेटिव प्लेट वाला 0 वोल्ट ले लेते हैं और पॉजिटिव प्लेट वाला पूरा 10 वोल्ट, क्योंकि 10 वोल्ट क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है ये। तो ये होता है जीरो पोटेंशियल मेथड। इसका भी नेगेटिव 0 के ये 0 हो गया और ये 20 वोल्ट हो गया। अब इस पॉइंट का नाम दे देते हैं A। अब यहां पर भी 10 पोटेंशियल 10 वोल्ट होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई कनेक्टिविटी नहीं है, सिर्फ रेजिस्टेंस है। सिमिलरली हेयर ये पॉइंट भी 20 वोल्ट पर हो जाएगा। ठीक है, अब हमने देखा कि लेट अस सपोज इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस लग रहा है, तो इसमें चार्ज है Q2 और इसमें चार्ज है Q1। ठीक है, चार्ज तो हमेशा कंजर्व रहते हैं, चार्ज आर ऑलवेज कंजर्व, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो Q1 अगर इसमें आया, Q2 इसमें आया, तो इन दोनों का टोटल Q1 प्लस Q2 इसमें चला जाएगा, क्योंकि Q1 इस बैटरी से, Q2 इस बैटरी से निकला है, Q1 इस बैटरी से निकला है। चार्जेस तो आप क्रिएट नहीं कर सकते ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ये दोनों मिलके 6 म्यू एफ वाले कैपेसिटर में चला गया। अब मैंने देखा इसका चार्ज कैसे निकालूंगा तो मैं लिखता हूं Q1, वी नो दैट Q इक्वल टू CV होता है, तो C है इसका 2, म्यू नहीं लिख रहा हूं मैं, और इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 10 माइनस VA। ठीक है, इसी तरह मैंने Q2 लिखा, और Q2 में क्या लिखूंगा मैं 4। मैं इसका म्यू यूज नहीं कर रहा हूं, जो चार्जेस आएंगे उसमें मैं म्यू लगा दूंगा, वो म्यू कूलम्स में आएंगे। 4 इंटू 20 माइनस VA। अगर मैं यहां पर इन दोनों इक्वेशन को प्लस करूं तो ये हो जाएगा Q1 प्लस Q2। ये दोनों इक्वेशन आपको क्लियर हो गए होंगे। डायरेक्टली मैंने Q इक्वल टू CV से निकाला है, Q इक्वल टू C इंटू V। V मतलब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि है 10 माइनस VA। VA मुझे पता नहीं है अभी। जब मैंने Q1 प्लस Q2 किया तो मुझे क्या मिल जाएगा, देखो आप, 20 प्लस 80 100 माइनस 6 VA। ये मिल गई मुझे अपनी फर्स्ट इक्वेशन।
अब मैंने देखा 6 म्यू एफ में Q1 प्लस Q2 चार्ज जा रहा है, तो अपन इसमें भी लगा लेते हैं Q1 प्लस Q2 कितना हो जाएगा, C इंटू V, V मतलब ओनली VA, क्योंकि ये तो जीरो पोटेंशियल पर है ना, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो सिर्फ A वाले का ही है। तो हमने Q इक्वल टू CV का इस 6 म्यू एफ कैपेसिटर में एप्लीकेशन कर दिया, अप्लाई कर दिया। अब मुझे यहां दिखता है कि मेरी फिजिक्स खत्म हो चुकी है, अब जो फिजिक्स में मैथमेटिक्स आता है वो स्टार्ट हो गया है। तो यहां पर मैं देख रहा हूं Q1 प्लस Q2 की वैल्यू मुझे मिल रही है, जो मैं यहां पर रख सकता हूं, ठीक है, या फिर 6VA की जगह डायरेक्टली मुझे Q1 प्लस Q2 मिल रहा है, वो यहां रख सकता हूं, जैसा भी आपको ठीक लगता है। तो मैं 6VA की जगह Q1 प्लस Q2 रख देता हूं, तो Q1 प्लस Q2 माइनस में आएगा, जो कि इस साइड जाने पे प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 100। तो Q1 प्लस Q2 कितना आ जाएगा, 50। सिंस मैंने म्यू नहीं लिखा था तो मैं इसको लिख दूंगा म्यू कूलम, ठीक है जी। तो मुझे 6 म्यू फैराड वाले कैपेसिटेंस में कितना चार्ज जा रहा है ये पता लग गया, 50 माइक्रो कूलम जा रहा है इसमें, ठीक है। ये मेरा पहला टास्क कंप्लीट हो गया। अब मुझे Q1 और Q2 पे चार्जेस निकालने हैं। अब मैं Q1 और Q2 पर निकालने के लिए यहां देखूंगा Q1 प्लस Q2 50 मिल चुका है मुझे, तो अगर मैं VA निकालना चाहूं यहां से तो वो आ जाएगा 50/6। 50/6 मेरा इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस मुझे मिल गया है। अगर अब इस इक्वेशन में VA की वैल्यू में 50/6 रख दूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 50/6, 60 माइनस 50, 10/3, 20/3 आ जाएगा ये मेरा। तो मेरा Q1 आ गया, सॉरी 10/6 मतलब 10/3 माइक्रो कूलम आ गया। इस तरह से VA की वैल्यू यहां रख देंगे, जो मैंने यहां कैलकुलेट की थी 50/6, 50/6 रखेंगे तो कितना मिलेगा, 120 माइनस 50, 70/6, 70 यानी 140/3। माइक्रो कूलम। मैंने सारे चार्जेस निकाल दिए विद द हेल्प ऑफ द जीरो पोटेंशियल मेथड। अब अगर जीरो पोटेंशियल मेथड में आपको लगता है कि नहीं सर कुछ नई चीज बताइए, इसमें हो सकता है मिस्टेक्स हो जाएं, या हो सकता है हर स्टूडेंट को अपने सहूलियत के लिए बहुत सारे ऑल्टरनेट देना मुझे अच्छा लगता है, जिसको जैसा ठीक लगे मेथड वो वैसा यूज कर ले, क्योंकि एग्जाम हॉल में जब पीयर प्रेशर होता है तो उस समय आप थोड़े से, एक जो मीडियम लेवल के स्टूडेंट होते हैं थोड़े से डिप्रेशन में, मतलब थोड़ा सा हो जाता है, उसी से तुक्के नेचर बढ़ते हैं ना कि चलो गैस करते हैं, वैसा नहीं करना है। अब यहां पर मैं सेकंड मेथड में आपको बताऊंगा हाउ टू यूज किरचॉफ्स लॉ। हम किरचॉफ लॉ का जो हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में रीड करते थे, करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने पढ़ा हुआ है, उस किरचॉफ लॉ का यूज करते हुए मैं चार्जेस कैसे फाइंड करूं, ठीक है। इस ऑल्टरनेट मेथड को सिखाने का एक और पर्पस है कि अगर इसकी जगह कोई और टफ सर्किट आ जाए जिसमें आपको ये सब करना पड़े, जहां जीरो पोटेंशियल में आपको थोड़ी सी कैलकुलेशंस में दिक्कत आ रही हो, तो वहां पे आप किरचॉफ लॉ का यूज कीजिएगा। तो किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंग बैटरी से करंट निकलता है, हमने चार्ज मान लिया, Q1 निकल रहा है भाई तो Q1 इसको मिल गया, इस बैटरी से Q2 निकल रहा है, सिंपल सी बात, और ये दोनों जाके यहां मिल रहे हैं, जंक्शन पॉइंट आ गया, तो नीचे Q1 प्लस Q2 जा रहा है। अब किरचॉफ लॉ लगाना है तो मुझे नाम भी देना पड़ेगा, तो A नाम दे दिया इसको, B दे देते हैं इसको, C, D, E और F दे देते हैं। तो सबसे पहले हम किरचॉफ लॉ किस में लगाते हैं, C, D, A, B, C में, C, D, A, B, C में। जब किरचॉफ लॉ लगाएंगे, यहां से चलना शुरू किया तो इस पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, Q/C, दैट इज Q1/2 प्लस Q1 प्लस Q2/6। किरचॉफ वोल्टेज लॉ जब हम लगाते हैं तो हम यही करते हैं ना, सारे EMF का सम जो एल्जेब्रिक सम होगा वो 0 के इक्वल होगा, है ना।
तो मैं इसके अक्रॉस में जब घूमना चालू किया, सी से डी गया, डी से ए, तो पहला पोटेंशियल डिफरेंस मिला Q1/2 Q/C से, दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस मिला Q/C Q1 + Q2/6, और ये टोटल किसके इक्वल हो जाता है? अगर उसमें कोई बैटरी लगी हो उसके इक्वल हो जाता है, तो ये इक्वल हो जाएगा 10 के। क्लियर है? तो यहां से एक इक्वेशन मुझे मिल जाएगी बाय टेकिंग एलसीएम। तो वो एलसीएम लेके जब मैं करूंगा तो मुझे 3 + 1 4Q1 प्लस Q2 इक्वल टू कितना मिल जाएगा? 60। फर्स्ट इक्वेशन मुझे मिल गई, 4Q1 + Q2 इक्वल टू 60। अब मैं इस सर्किट में लगा लूंगा अपना ए बी ए ई एफ बी। तो मैं लगाता हूं अब इस वाले में। तो इस वाले में जब मैं चलना शुरू करूंगा तो मुझे मिलेगा Q1 + Q2/6 प्लस Q2/4 इज इक्वल टू 20। आप सोच रहे होंगे मैं अपोजिट जाने के बाद भी नेगेटिव क्यों ले रहा हूं? क्योंकि अपोजिट जाने के बाद ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा और बैटरी भी नेगेटिव हो जाएगी। तीनों के नेगेटिव साइन में वैसे ही हटा दूंगा, कैंसिल हो जाएंगे। यहां पे एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 12, तो 2Q1 प्लस 2 + 3 5Q2, 12 × 2 240। अब यहां पर आपका फिजिक्स फिर से खत्म हो गया, अब आपका फिर से मैथमेटिक्स स्टार्ट हो गया। 2 इक्वेशन हैं और 2 वेरिएबल हैं जो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद जो Q1 Q2 की वैल्यू आती है वो मेरे पहले वाले जीरो पोटेंशियल मेथड से मैच कर रही है कि नहीं, आप सब अपने हाथ से कैलकुलेट करके मुझे कमेंट में लिख के दिखाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 बोल के कि क्वेश्चन नंबर 2 में मुझे ये आ गया है, और दोनों मैच अप कर रहे हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर मैं आपको रिपीट करता हूं कि क्वेश्चन करते समय आपका टारगेट बहुत क्लियर होना चाहिए कि क्वेश्चन से हमें कुछ नया सीखना है। एक क्वेश्चन सॉल्व करके वो रिपीट नहीं होने वाला है, उसके जैसे विथ सर्टेन ट्विस्ट के साथ रिपीट होंगे। तो हमें एक एक चीज पता होनी चाहिए कि ये हम क्यों कर रहे हैं और ये हमें कब नहीं करना चाहिए। तो हमारे लिए जो न्यूमेरिकल करने का पर्पस है वो काफी अच्छा हो जाता है। लेकिन अगर आप न्यूमेरिकल सिर्फ सेक ऑफ सॉल्विंग के लिए कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ करके आंसर ला रहे हैं, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं, उससे आप कुछ नहीं सीखेंगे। जब आप जी मेन में बैठेंगे तो क्वेश्चन ट्विस्ट करके मिलेंगे, वो ट्विस्ट आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि आपने घर पे जब प्रैक्टिस किया था तो आपका बस टारगेट था कि कैसे ना कैसे आंसर आ जाए यार। आप उससे कुछ सीख नहीं रहे थे कि कब ऐसा करना है और कब ऐसा नहीं कर सकते हैं, इफ एंड बट्स। ठीक है, मैं लेता हूं अब तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में इस तरह से दिया हुआ है, एक कैपेसिटर है 10 μF का। इस कैपेसिटर को इधर एक कैपेसिटर से कनेक्ट किया गया, इधर एक कैपेसिटर से कनेक्ट किया गया। मैं क्वेश्चन कॉपी कर लेता हूं। ये है 6 μF का और ये है 4 μF का, और फिर इन दोनों को कनेक्ट कर दिया गया एक 2 μF के कैपेसिटर से। यहां पर बैटरी लगा दी गई होगी ए और बी पॉइंट पर। यह हो गया भैया सर्किट कंप्लीट। अब उसने बोला कि इसकी लेफ्ट प्लेट पर जो 10 μF का कैपेसिटर है, 10 μF का, इसकी लेफ्ट प्लेट पर -30 कूलम का चार्ज है। तो अगर इसकी लेफ्ट प्लेट पर -30 कूलम का चार्ज है तो इसका मतलब यही हुआ ना कि इस टोटल कैपेसिटर पे चार्ज जो है वो 30 कूलम है। सिंपल सी बात। अगर एक प्लेट पे चार्ज क्यू है तो दूसरी वाली प्लेट पे भी चार्ज क्यू रहता है, यूनिफॉर्मिटी कैपेसिटर में। बस वो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए दे रहा है कि इसकी लेफ्ट प्लेट का चार्ज -30 दे दिया तो राइट प्लेट पे भी +30 होगा, तो चार्ज हम ले लेंगे Q = 30। अब वो आपसे पूछ रहा है 6 μF वाले में चार्ज कितना होगा, मतलब इस वाले कैपेसिटर का चार्ज आपको निकालना है। ठीक है, बैटरी वगैरह कुछ नहीं दी है, बस ये 2 A और B के सिंबल दे रखे हैं।
जो अपने आप में आपको बता रहे हैं कि हमारे यहां बैटरी लगी हुई है, यहां पॉजिटिव टर्मिनल, यहां नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड है। अब ये क्वेश्चन है सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बेसिक आइडिया पे बेस्ड। बेसिक आइडिया का मतलब ये होता है कि हमें ये पता होता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्जेस सारे कैपेसिटर को सेम मिलते हैं और पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सारे कैपेसिटर को सेम रहता है। इसी बेसिक आइडिया पे ये क्वेश्चन डिजाइन है। थोड़ा सा भी आपने आराम से किया है न्यूमेरिकल, इजीली बहुत सारे लोगों ने कर लिया होगा। अब मैंने देखा कि ये पूरा कॉम्बिनेशन विद 2 म्यू एफ, ये तीनों सीरीज में है। कौन कौन सा? 10 म्यू एफ, इन दोनों को मिला के एक जो कैपेसिटेंस बनेगा रिजल्टेंट वो, और 2 म्यू एफ, ये तीनों सीरीज में है। तो मतलब यहां पर जो टोटल चार्ज गया इसके पास इन दोनों को मिला के वो कितना गया होगा? 30 कूलम का चार्ज गया होगा, ठीक है। लेकिन वो 30 कूलम इन दोनों में डिवाइड हुआ होगा, क्योंकि ये जंक्शन पॉइंट आ गया ना, जंक्शन पॉइंट पे चार्ज डिवाइड होते हैं, तो इस पे उसका कुछ पार्ट और इस पे उसका बचा हुआ पार्ट गया होगा। लेकिन हमें ये इंटरेस्टेड है कि ये भाई इसमें कितना पार्ट गया होगा वो कैसे निकालें। तो ये दोनों हैं पैरेलल में। पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C हो जाएगा। Q इक्वल टू CV होता है। दोनों पैरेलल में होने की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो चार्जेस बिल्कुल सेम रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होंगे जिस रेशो में उनका कैपेसिटेंस है। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, सब लोग समझ सकते हैं प्रोपोर्शनलिटी का मतलब यही होता है कि रेशो भी उसी इक्वल होंगे उनके, ठीक है जी। अब इस पे तो मैंने Q ले लिया है, तो Q अपॉन, तो Q2 क्या हो जाएगा? 30 माइनस Q, 30 आया था ना टोटल चार्ज, तो 30 माइनस Q, इस पे Q जा रहा था, इस पे 30 माइनस Q चला जाएगा, ठीक है। क्योंकि चार्जेस तो हमेशा कंजर्व रहते हैं, तो जो जितना जंक्शन पे आया उसी के दो पार्ट होंगे, Q और 30 माइनस Q, जो मैंने यहां ले लिया। और इक्वल टू में कैपेसिटेंस का रेशो है 6/4, ठीक है। 6/4 मतलब 3/2। अब इसको सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, फिर से फिजिक्स खत्म हो गई, मैथमेटिक्स आपकी फिर से चालू हो जाती है। तो ये हो जाएगा आपका 2Q इक्वल टू 90 माइनस 3Q, 3Q ट्रांसपोज होगा उस साइड में, बन जाएगा 5Q इक्वल टू 90। तो भैया Q को मैं यहीं रख के 5 को डिवाइड में ले जाऊंगा, कितना आ जाएगा मेरा? 18। मेरा आ गया चार्ज कितने का? 18 कूलम्स का। तो आप देख सकते हैं 18 कूलम इसमें जा रहा है, तो यहां पर हम लिख देते हैं 18 कूलम। अगर एग्जाम में पूछे भैया इसमें कितना जा रहा है, तो भैया 30 में से 18 माइनस किया, 12 कूलम। 2 म्यू एफ में कितना जा रहा है वो तो मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये और ये तो सीरीज में ही थे ना, तो चार्ज जितना जंक्शन पे 30 आया ये वापस यहां पर रिकम्बाइन होगा इस जंक्शन पे, और रिकम्बाइन होके इसको तो पूरा 30 मिलेगा ना भाई, 30 कूलम, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हो सकता है आपसे आंसर पूछने में भी थोड़ा ट्विस्ट करें, इसकी राइट प्लेट पे चार्ज बताओ, इसकी लेफ्ट प्लेट पे चार्ज बताओ। तो अमाउंट तो 18 ही है, प्लस माइनस आप चेक करना कि इसकी राइट प्लेट बोल रहा है या इसकी लेफ्ट प्लेट बोल रहा है, ठीक है। और राइट और लेफ्ट अपने हिसाब से नहीं लेना, उस कैपेसिटर के हिसाब से लेना, ठीक है जी। दिस इज द थर्ड प्रॉब्लम विच इज बेस्ड ऑन द वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट कि अगर पैरेलल हैं तो उसमें चार्जेस जो डिवाइड होते हैं वो कैपेसिटेंस के सेम रेशो में होते हैं, ठीक है जी। तो ये उस पर बेस्ड था। अब हम आते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में मैं आपको एक स्विचिंग प्रॉब्लम ले रहा हूं। स्विचिंग प्रॉब्लम को अगर आप देखेंगे ना, इट इज वेरी सिंपल, विच इज बेस्ड ऑन क्लास 12 की एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन आता है बड़ा इंपॉर्टेंट, कि एक अनचार्ज कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट किया,
उसको फुली चार्ज किया, बैटरी को फिर रिमूव कर दिया जब वो फुली चार्ज हो गया, एक अनचार्ज कैपेसिटर लाए, अब उससे कनेक्ट कर दिया। इसी सेम फंडे को वो स्विचिंग सर्किट्स में यूज करते हैं। नथिंग इज न्यू। पूछने का तरीका उन्होंने आपसे चेंज कर दिया, इसी में आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसा मैंने बोला, क्वेश्चन सॉल्व करना इज नॉट द टारगेट, दैट इज तो वो तो अगर आपके कॉन्सेप्ट सही लग गए तो आना ही है। आपको क्वेश्चन से सीखना है कि इसमें कितने इफ एंड बट क्रिएट हो सकते हैं, इस क्वेश्चन को कोई कितने तरीके से हमसे पूछ सकता है। अब स्विचिंग प्रॉब्लम में क्या किया भाई साहब ने, एक बैटरी यहां लगाई और ये एक स्विच दे दिया, ये एक बैटरी लगाई, ये एक स्विच दे दिया और यहां पे लगा दिया एक कैपेसिटेंस C1 का। फिर इसको आगे ले गए, एक और स्विच लगाया और एक कैपेसिटेंस और ले लिया C2 का। अब मैं आपको दिखाऊंगा, ये प्रॉब्लम बिल्कुल सेम होती है जो हम एनसीईआरटी में करते हैं क्लास 12 के लिए, कि एक चार्ज कैपेसिटर को सबसे पहले मैंने बैटरी से कनेक्ट की, सॉरी अनचार्ज को बैटरी से कनेक्ट किया। जब ये फुली चार्ज हो गया तो इस बैटरी को मैंने रिमूव कर दिया और इसकी जगह एक अनचार्ज कैपेसिटर C2 वाला लगा दिया। ये प्रॉब्लम और ये प्रॉब्लम स्विचिंग, जिसको अपन बोलते हैं स्विचिंग सर्किट, बिल्कुल सेम टू सेम होती हैं। पूछने का तरीका चेंज कर दिया। अल्टीमेटली वो स्विच ऑफ करके इसको रिमूव ही कर रहा है। ठीक है, तो दोनों प्रॉब्लम में आप बिल्कुल समानांतरता समझें, दोनों ही सिमिलर प्रॉब्लम्स हैं, कोई चेंजेस नहीं है। अब हमने देखा जब ये स्विच को क्लोज करेंगे और इसको ओपन रखेंगे तो C1 पहले फुली चार्ज हो जाएगा। जब ये फुली चार्ज हो जाएगा तो इसमें एक Q चार्ज आ जाएगा। अगर इसका पोटेंशियल V ले लें तो इसके पास एक एनर्जी आ जाएगी। एनर्जी कितनी आ जाएगी, Q²/2C या हाफ CV² से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब वो बोलेगा इसको ओपन कर दिया मैंने, इसको ओपन करके इसको क्लोज कर दिया। देखो सेम वही हो गया, पहले C1 को फुली चार्ज किया था, इस स्विच को बंद करके C1 को फुली चार्ज किया था। अब उस स्विच को, बैटरी को रिमूव करके C2 लगा दिया जो कि एक अनचार्ज कैपेसिटर है। ऑफ कोर्स जब ये स्विच ओपन था पहले वाले केस में तो ये अनचार्ज ही रहेगा। अब ये वाला स्विच ऑफ कर दिया, मतलब बैटरी को रिमूव कर दिया। इन अदर वर्ड्स ये वाले स्विच को कनेक्ट कर दिया, मतलब इसको एक अनचार्ज कैपेसिटर से कनेक्ट कर दिया। फिर वही एनर्जी यहां से यहां घूमेगी और उसका कुछ पार्ट एनर्जी का हीट और रेडिएशन की फॉर्म में वेस्ट हो जाएगा। तो आप देखेंगे इस कॉम्बिनेशन का जो एनर्जी निकलेगी वो उस कॉम्बिनेशन अकेले कैपेसिटेंस से कम होगी। बची हुई एनर्जी को हम क्या बोलते थे कि वो रेडिएशन की फॉर्म में और हीट की फॉर्म में रिमूव हो जाएगी। और एनर्जी कैसे निकालते थे, ये तो हमने निकाल लिया उसका जब फुली चार्ज किया। उसके बाद हमने देखा चार्जेस यहां से यहां फ्लो करना चालू कर देंगे जब तक दोनों सेम पोटेंशियल एक्वायर नहीं कर लेते। लेट अस सपोज V', ये पहले लिख देते हैं, हाफ CV² थी पहली एनर्जी, ये V' है तो ये भी V' हो गया। कैपेसिटेंस तो चेंज नहीं होता तो इस पे चार्ज कितना आ जाएगा, Q' कितना आ जाएगा, C1 V' और इस पे आ जाएगा Q2 माइनस Q माइनस Q1'। इससे फिर आप एनर्जी निकाल लेंगे। तो ये स्विचिंग सर्किट की जो प्रॉब्लम होती है बिल्कुल सिंपल इसी लॉजिक पे बेस्ड होती है। वो इस तरह से ना पूछते हुए आपको सर्किट को एक को ऑन एक को ऑफ कर रहा होता है। दिस इज कॉल्ड द स्विचिंग सर्किट प्रॉब्लम इन कैपेसिटर। ठीक है जी। अब कैपेसिटर में आपको मिलेगी प्रॉब्लम्स कई बार व्हीटस्टोन ब्रिज की, वो भी बड़ी फेमस है। कई लोग भूल जाते हैं कि जैसे किरचॉफ लॉ उनको लगता है सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी में एप्लीकेबल है, ऐसा नहीं है और मैंने करके भी दिखाया। उसी तरह से व्हीटस्टोन ब्रिज का भी जो सर्किट है वो कैपेसिटर में भी बना देते हैं लोग। तो आपको ऐसा बोला जाएगा कि देखो भाई ये एक कैपेसिटर है, ये एक कैपेसिटर है, ये एक कैपेसिटर है, ये एक कैपेसिटर है और एक कैपेसिटर डायगोनल पे लगा देते हैं लोग। सबको सी 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 ले लो आप, और ये दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल यानी बैटरी लगा देते हैं ये लोग। एंड वी नो दैट
कि जब करंट यहां से डिवाइड होके जाएगी तो वो हमें, अगर ये सर्किट बैलेंस्ड है जो कि है, इस वाले डायगोनल में कोई भी करंट नहीं आ रहा है, मतलब कोई भी चार्ज नहीं आ रहा है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह इसको मैं रब कर दूंगा कि भाई इसमें तो कोई चार्ज है ही नहीं, तो ये मेरे सर्किट का पार्ट ही नहीं होता है। तो फिर मैं देखूंगा पहला जंक्शन आया यहां पर, Q चार्ज निकला था यहां से, वो यहां पर डिवाइड हुआ Q1 और Q2 में। अब ये Q1 यहां गया, इसके पास भी Q1 पहुंचा, ये Q2 यहां गया, इसके पास भी Q2 पहुंचा, और ये दोनों आपस में Q1 Q2 यहां रिकंबाइन करके वापस Q चला गया। Q आया था, Q वापस चला गया। अब मुझे पता पड़ गया ये दोनों सीरीज में हैं और ये दोनों सीरीज में हैं। इन दोनों को सीरीज में कैसे आएगा? C/2। तो भैया इन दोनों की जगह मैं एक कैपेसिटर लगा दूंगा C/2 का, इन दोनों की जगह भी C/2 आ रहा है, एक कैपेसिटर लगा दूंगा। अब मैंने देखा अरे ये तो पैरेलल में आ गए, और पैरेलल में क्या होता है, पोटेंशियल सेम रहता है और पैरेलल में दोनों ऐड हो जाते हैं। C/2 प्लस C/2 क्या हो जाएगा? C। आपका आंसर आ गया C। इस पूरे कॉम्बिनेशन को करने से आपको जो इफेक्टिव कैपेसिटेंस मिला फॉर द सर्किट इज C। दिस इज कॉल्ड द व्हीटस्टोन ब्रिज टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। ठीक है, अब एक और जी मेन का क्वेश्चन मैं डिस्कस करता हूं। ये सारे जी मेन में ही हैं। सेकंड जो फ्रेशली आया था 2020 में, वो एक और रिपीट करते हैं अपन। उसमें ये बोला गया कि मेरे पास दो कैपेसिटर हैं C1 एंड C2। मेरे पास दो कैपेसिटर हैं, एक है C1 और एक है C2। C1 को मैंने 120 वोल्ट तक चार्ज किया और C2 को मैंने 200 वोल्ट तक चार्ज किया। इंडिपेंडेंटली चार्जिंग हो रहे हैं। उसकी जो लैंग्वेज थी क्वेश्चन की वो ये थी कि आई हैव टू कैपेसिटर C1 एंड C2 चार्जिंग 120 वोल्ट एंड 200 वोल्ट रिस्पेक्टिवली, अलग अलग चार्ज किया। अब वो बोल रहा था कि अगर मैं इनको चार्ज करने के बाद एक वायर से कनेक्ट कर दूं, मतलब सर्किट कुछ ऐसा हो जाएगा, तो दोनों का कॉमन पोटेंशियल 0 होगा। तो रिलेशन फाइंड कीजिए C1 एंड C2 में। अगर दोनों का कॉमन पोटेंशियल 0 हो गया तो C1 एंड C2 का रिलेशन फाइंड करने को उसने बोला था। ये जनवरी अटेम्प्ट का ही क्वेश्चन है आपके 2020 का। मैं दोबारा रिपीट करता हूं। क्वेश्चन ये था कि C1 एंड C2 कैपेसिटर आर चार्ज respectively to 120 volt and 200 volt. After charging we have connected with a wire. C1 and C2 को वायर से हमने कनेक्ट कर दिया। If the common potential between them is 0, find a relation between C1 and C2. उसमें ऑप्शंस दिए हुए थे। अब मैंने देखा अगर इन दोनों का कॉमन पोटेंशियल 0 हो रहा है, तो कॉमन पोटेंशियल 0 होने का मतलब है कि दोनों के बीच में कोई चार्जेस फ्लो नहीं करेंगे, क्योंकि चार्जेस तभी फ्लो करते हैं जब उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हो। पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया तो मतलब उनके बीच में कोई चार्ज फ्लो नहीं करेगा। तो मैंने देखा कि C1 पे कितना चार्ज था, Q1, वो कितना था 120 C1। Q2 पे कितना चार्ज था, C2 वाले पे जब चार्ज किया 200 C2। तो अगर कोई चार्ज फ्लो नहीं करेगा तो इसका मतलब है 120 C1 शुड बी इक्वल टू 200 C2। अगर मैंने कैलकुलेट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ये 43 जा 45 जा, तो मुझे ऑप्शन में दिख जाएगा 3C1 इक्वल टू 5C2। ये वाला जो ऑप्शन था वो इस तरह से करेक्ट चला जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था कि जब कॉमन पोटेंशियल उनके बीच में 0 होगा तो C1 C2 में रिलेशन। तो जब कॉमन पोटेंशियल 0 हो गया तो भाई चार्जेस फ्लो नहीं करेंगे। चार्जेस अगर फ्लो नहीं कर रहे हैं तो चार्जेस डिस्ट्रॉय नहीं हो सकते। इस क्वेश्चन का बेसिक कॉन्सेप्ट ये था कि चार्जेस डिस्ट्रॉय नहीं हो सकते। सो दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कि चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड। चार्जिंग के बाद जो चार्ज ये लेके आया, जो चार्ज इसके पास थे, वो दोनों कहीं डिस्ट्रॉय नहीं होंगे।
तो अगर चार्जेस फ्लो नहीं कर रहे होंगे तो कैपेसिटर की वैल्यू इस टाइप से होगी कि दोनों चार्जेस इक्वल होंगे। ठीक है, तो दिस इज दैट जनवरी अटेम्प्ट का न्यूमेरिकल था ये। अब आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि अगर किसी कैपेसिटर को, अगर कोई एक कैपेसिटर लिया जाए और उसको एक डीसी सप्लाई से कनेक्ट कर दिया जाए तो उस सर्किट में वो कैपेसिटर कितना रेजिस्टेंस ऑफर करता है। मैं आपको अपनी बात को दोबारा समझा देता हूं। अगर एक कैपेसिटर को आप लेके किसी डीसी सर्किट में कनेक्ट कर देते हैं, ये सी कैपेसिटर है, V वोल्ट का डीसी सोर्स है ये, उस केस में रेजिस्टेंस फाइंड करना है, ये डीसी सोर्स है। इस केस में जो आंसर होता है वो होता है R इक्वल टू इंफिनिटी। इतना हाई रेजिस्टेंस होता है कि करंट फ्लो होना बंद हो जाती है। क्यों? क्योंकि जैसे ही डीसी सोर्स से आप कनेक्ट करोगे कैपेसिटेंस कंप्लीटली चार्ज हो जाएगा इन अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम। जैसे ही वो चार्ज हो जाएगा उसके बाद करंट फ्लो होना बंद हो जाती है, इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाता है। दैट्स वाई करंट स्टॉप और करंट फ्लो नहीं करती है। तो उस क्वेश्चन का आंसर आप हमेशा याद रखिएगा कॉन्सेप्चुअली कि R इक्वल टू इंफिनिटी हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। ये जी एडवांस में आया था 2020, ये न्यूमेरिकल आया था जी एडवांस 2020 का, जो भी रिसेंटली हुआ था। अब इस न्यूमेरिकल में आपको मिक्सिंग दी हुई है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर प्लस द नॉलेज ऑफ एरर एनालिसिस, जो आप 11 फिजिक्स में पढ़ते थे। तो इसमें दो चीजों का यूज होता है। अब आप देख रहे हैं यहां पर क्या दिया हुआ है, टू कैपेसिटर जिनका कैपेसिटेंस विद देयर एरर्स दिए हुए हैं हमको, C1 C2 आर कनेक्टेड इन सीरीज। इन दोनों को सीरीज में लगाया गया है और फिर उनके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी दिया हुआ है विद देयर एरर्स। हमसे पूछा है आपको कैलकुलेट करनी है कि इस कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होगी उसका परसेंटेज एरर क्या होगा। तो अगर किसी भी चीज का मुझे परसेंटेज एरर निकालना होता है तो मैं कैसे निकालता हूं, तो जैसे एनर्जी का निकालना है तो मुझे परसेंटेज एरर कैसे निकालना होता है, द एरर अपॉन द एररफुल वैल्यू इनटू 100। इन सिंपल वर्ड्स में यही बोलते हैं ना परसेंटेज एरर को, दिस इज कॉल्ड परसेंटेज एरर, रिलेटिव एरर मल्टीप्लाइड बाय 100। अब हम ये कैसे निकालेंगे, वी नो दैट E इज इक्वल टू होता है हाफ CV स्क्वेयर। अब अगर मैं एनर्जी को एरर इक्वेशन में कन्वर्ट करूंगा तो वी ऑल नो दैट हाउ टू कन्वर्ट द इक्वेशन इनटू एरर फॉर्म, डेल E अपॉन E इज इक्वल टू डेल C अपॉन C, कांस्टेंट का कोई मीनिंग नहीं होता, प्लस मल्टीप्लाई हो डिवाइड हो हमें सिर्फ प्लस में लिखना पड़ता है। ठीक है, अब मुझे इसमें से डेल V अपॉन V तो पता है, डेल V 0.02, V पता है 5, लेकिन मुझे डेल C और C नहीं पता है अभी, तो मुझे इन दोनों फैक्टर्स को पहले निकालना पड़ेगा। तो C मतलब ऐसी वैल्यू जो एरर के साथ आ रही है। तो अगर एरर के साथ वैल्यू देखेंगे तो कैपेसिटर सब सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है तो उसका इफेक्टिव कैपेसिटेंस होता है C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। इन सब में जो भी वैल्यूज होंगी वो एरर के साथ आती हैं। जो C1 की है 2000, C2 की है 3000 अपॉन 3 प्लस 2 5000। तो ये 1000 से कट जाएगा, 3 2 6000 अपॉन 5 पिको फैराड में ये मेरा कैपेसिटेंस आ गया विथ एरर के साथ। अब मुझे इसकी वैल्यू चाहिए डेल C अपॉन C वाली, तो वो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा। तो अब मैं इस फंक्शन पे जाता हूं कि सीरीज में हम ऐसा करते हैं ना, 1 अपॉन C इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। इस इक्वेशन को जब मैं एरर इक्वेशन में कन्वर्ट करूंगा जिससे मैं एरर कैलकुलेट करता हूं, तो दिस इंप्लाइज करके उसको लिखेंगे, वो क्या हो जाएगी, डेल C अपॉन C स्क्वायर इक्वल टू डेल C1 अपॉन C1 स्क्वायर प्लस डेल C2 अपॉन C2 स्क्वायर। दिस इज द वे वी कन्वर्ट
दिस रेसिप्रोकल इक्वेशन इनटू द एरर फॉर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानना और आपको याद रखना मेमोरी में। अब मुझे जब ये वैल्यू निकालनी है तो ये सी स्क्वायर, सी तो मैं फाइंड कर चुका हूं, ये रहा मेरा सी एरर वाला वैल्यूज। तो यहां से मैं डेल सी अपॉन सी जिसकी मुझे जरूरत है वो मैं यहां से फाइंड कर लूंगा बाय डूइंग सी उधर जाएगा मल्टीप्लाई में। डेल C1 मुझे पता है 10 पिकोफैरेड है अपॉन 2000 का स्क्वायर प्लस 15 अपॉन 3000 का स्क्वायर। और यहां मैं C की जगह क्या लिख दूंगा, मैंने पहले ही कैलकुलेट कर रखा है 6000 अपॉन 5। तो यहां से मुझे वैल्यू मिल जाएगी डेल C अपॉन C की। यहां से जो भी वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद मिलेगी मैं अपने एनर्जी की फॉर्मूले में रख दूंगा। डेल C अपॉन C डायरेक्टली मुझे इस इक्वेशन से मिल रहा है, आप देख सकते हैं। डेल V अपॉन V मुझे ऑलरेडी पता है कि डेल V अपॉन V कितना है, डेल V है 0.02 और V है 5। यहां से मुझे डेल V अपॉन V भी मिल गया, तो यहां से कैलकुलेट करके डेल C अपॉन C रखा प्लस 2 टाइम्स डेल V अपॉन V रखा, डेल E अपॉन E कैलकुलेट कर लिया मैंने। ठीक है, जैसे ही मैंने डेल E अपॉन E कैलकुलेट किया है, अब उसमें सिर्फ 100 का मल्टीप्लाई करना रह गया, मेरा परसेंटेज एरर इन द एनर्जी आ जाएगा। जो मुझसे वो पूछ रहा था परसेंटेज एरर आप कैलकुलेट करके दिखाओ। सो दिस इज द वेरी सिंपल न्यूमेरिकल इन जी एडवांस 2020 का, जो एरर एनालिसिस को आप कैसे करेंगे रेसिप्रोकल फॉर्म में और कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन में हम कैसे करते हैं, इन दोनों को मिक्स कर दिया था। लेकिन काफी सिंपल था, इसमें ज्यादा आपको क्रिटिकलनेस नहीं थी। ठीक है, चलिए बाकी प्रॉब्लम्स के लिए आप बने रहिए। अगर आपको मेरे लेक्चर अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अपने कमेंट्स में आप मुझे अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते हैं। आपको अभी भी कोई न्यूमेरिकल फेस में, न्यूमेरिकल में, किसी भी चीज में, मैथमेटिक्स और फिजिक्स के जी मेन या फिर जी एडवांस या फिर नीट में प्रॉब्लम आ रही है तो आप डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में भी, और मैं अपनी काफी सारी कांटेक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन में डालता हूं। बाकी कैपेसिटेंस सीरीज का जो डिस्क्रिप्टिव लेक्चर्स हैं वो भी मैंने डाल रखे हैं, आप मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा कैपेसिटर का, वो भी मिल जाएगा। फिजिक्स के मोस्टली लेक्चर मैं अब इस सीरीज में डालता जाऊंगा, जिससे कि आपको फेब्रुअरी अटेम्प्ट के लिए काफी सारा एक एज मिल जाए। प्रिपरेशन आपकी हो चुकी है, अब आपको एज चाहिए कि न्यूमेरिकल